आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी कि कोशिका की संरचना के ऊपर। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कोशिका वास्तव में है क्या। तो किसी भी जीव का निर्माण सबसे सूक्ष्म इकाइयों से होता है जिसको कोशिका कहा जाता है। अगर किसी जीव के निर्माण की बात की जाए तो उसके निर्माण में सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? कोशिका की आवश्यकता होती है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कोशिका का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि कोशिका की संरचना क्या है। जैसा मैंने आपको बताया था कि कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेल्यूला से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। तो जैसा अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक कमरे की भांति स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि हमारी कोशिका है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स, सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिकांग। तो बारी बारी करके एक एक करके हमें सबको समझना है। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोशिका जो हमारा निर्माण हुआ है तो उसका सबसे बाहरी आवरण अगर हम देखें तो आप यहां से देख सकते हैं कि बाहरी आवरण हमारे पास निकल गया है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल से तात्पर्य है कि कोशिका के चारों तरफ एक मोटी दृढ़ कठोर परत पाई जाती है जो कोशिका को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है, जो हमारी क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति कहलाती है। कोशिका भित्ति सामान्यतः जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, वनस्पति कोशिकाएं जितनी भी वानस्पतिक कोशिकाएं हैं, उन सभी में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, परंतु जितनी भी जंतु कोशिकाएं होती हैं उन सभी में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति क्या करती है? कोशिका को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है और कोशिका को एक आकार प्रदान करती है। तो दूसरा हम इसमें अगर बात करें तो कोशिका भित्ति के बाद हमारे पास अगला नंबर आता है मध्य पटलिका का, जो अगर आप यहाँ पर देखें कि ये कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति के भीतरी परत है मध्य पटलिका, जो क्या करती है? जो दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है ना फ्रेंड्स? दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है मध्य पटलिका। जबकि दो कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य किससे जुड़ा रहता है? प्लाज्मोडेमाटा से जुड़ा रहता है। ये यूपी कैडेट की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि दो कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य किससे जुड़ा होता है और दो कोशिकाएं किससे जुड़ी होती हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सबसे भीतरी बीच वाली परत है, तो जिसको मध्य पटलिका कहते हैं। तो ये दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। इस प्रकार से अगली कोशिका जुड़ेगी तो अगली कोशिका यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी। जबकि दो कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य आपस में प्लाज्मोडेमाटा से जुड़ा रहता है। मैंने यहाँ पर आपको साफ बनाकर दिखाया है कि ये जो एक भीतर वाली लाइन है या भीतर वाली जो परत है, ये दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ती है। तो आप इस बात को इंपॉर्टेंट है नोट करेंगे। अगला हमारे पास पॉइंट में हम लोग देखें कि रिक्तिका जिसको हम लोग कहते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स वास्तव में क्या होते हैं? कोशिका का जो भाग खाली रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैक्यूल्स कहते हैं। वैक्यूल्स सामान्यतः जो ये हमारे पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में वैक्यूल्स छोटे अथवा नहीं पाए जाते हैं। आप इस बात को नोट करेंगे कि जितनी भी पादप कोशिकाएं हैं उसमें वैक्यूल्स के आकार बड़े होते हैं और उसमें ही ये पाए भी जाते हैं। जबकि जितनी भी जंतु कोशिकाएं होती हैं उन सभी वैक्यूल्स या तो छोटे होंगे, अगर छोटे नहीं है तो उसमें उपस्थित नहीं रहते हैं, क्योंकि इनका कार्य क्या होता है? कोशिका में अतिरिक्त जल की मात्रा को अवशोषित करने का कार्य ये करते हैं। अगर हमारी कोशिका में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये अतिरिक्त जल को खुद में अवशोषित कर लेते हैं, और जब हमारी कोशिका में जल की कमी हो जाती है तो ये उसी जल को कोशिका को पुनः वापस कर देते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए ये अवशोषण या उत्सर्जन का कार्य करते हैं हमारे भित्तिकाएं। अगला पॉइंट इसमें देखें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसके बारे में आपने खूब पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का विद्युत ग्रह या ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में गधे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको क्रस्टी कहा जाता है, और क्रस्टी पर एफोन कण पाए जाते हैं, और जो एफोन कण होते हैं उन्हीं पर एटीपी का निर्माण होता है। तो ये बाद की बात है, जब इसको हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम इस पर बात कर लेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो कोशिका में पाई जाती है, और ये कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि कैसा होता है? दोहरी झिल्ली युक्त होता है। यहां से एक बात और निकल कर सामने आएगी, किसी भी कोशिका में दो प्रकार के जो कोशिकांग हैं वो पाए जाते हैं, या तो झिल्ली रहित या फिर झिल्ली युक्त। तो जैसा आप यहाँ पर देखें कि हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसी है? झिल्ली युक्त, यानी कि दोहरी झिल्ली वाली संरचना है, जो कि कहाँ पाई जाती है? ये दोनों प्रकार की कोशिका, चाहे जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, ऊर्जा की आवश्यकता सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, तो ये दोनों में उपस्थित रहती है।
अगला हमारे पास पॉइंट आता है हरित लवक, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक के आप नाम से इसका अर्थ जान सकते हैं कि हरित लवक क्या है कि किसी भी कोशिका में उपस्थित एक ऐसा वर्णक जो उस कोशिका को हरा रंग प्रदान करे, हरित लवक कहलाता है। तो हरित लवक क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। हरित लवक के दो भाग होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा, और इसमें दो प्रकाशिक क्रियाएं भी होती हैं, एक प्रकाशिक और दूसरी अप्रकाशिक, सब पर बात करेंगे। तो हरित लवक क्या करता है, ये मेजरली जो है हमारा प्लांट सेल्स में पाया जाता है, पालक कोशिकाओं में पाया जाता है, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में लवक में हरित लवक की कोई भी कार्य नहीं होता है, क्योंकि हम अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं। हम अपना भोजन स्वयं ना बना करके किसी जीव पर आश्रित रहते हैं, तो हम परपोषी की श्रेणी में आते हैं। जबकि हरित लवक कहाँ पाया जाता है, जितने भी स्वपोषी जीव हैं उन सभी में हरित लवक पाया जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट आता है पराक्सीसोम। पराक्सीसोम जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाशीय श्वसन की क्रिया चलती है ना। पराक्सीसोम में प्रकाशीय श्वसन की क्रिया